गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत की कैसे कैसे प्रारंभ हुआ होगा, ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में देखी। हमने देखा कि कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में पकड़ बनाना स्टार्ट करी होगी और क्या कारण रहे होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने की। उसने कैसे कैसे अन्य कंपनियों के साथ में युद्ध लड़ा होगा और युद्ध लड़ने के साथ साथ भारतीय राजाओं के साथ भी उसका युद्ध हुआ होगा। और उस युद्ध में कैसे कैसे हानियां देखने को मिली होगी, वो सारी कहानी हमने जो है टीपू सुल्तान या आंग्ल मैसूर युद्धों में हमने सारी बातों पर चर्चा कर ली। इसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का न केवल जो है भारत में व्यापार करने का नजरिया था, उसके साथ साथ वे भारत पर कब्जा भी करना चाहती थी, जिसमें वो किस प्रकार भारतीयों को परेशान किया करती थी। जिसमें हमने देखा उसने अपने फायदे के उद्देश्य से जो है बंगाल का विभाजन किया होगा। कैसे कैसे बंगाल का विभाजन हुआ होगा और बंगाल की क्या जनसंख्या रही होगी, कितने कितने करोड़ों में जनसंख्या को बांटा होगा और किस प्रकार इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में दोनों में एकताओं में जो है एक तरीके से फूट डालने की कोशिश की होगी। ये सारी बातें हमने जो है बंगाल विभाजन में पढ़ी। उसके बाद देखा कैसे कैसे बंगाल विभाजन रद्द किया गया होगा, किसने रद्द किया और उस रद्द करने के साथ साथ वहां पर कैसे कैसे राजधानी का परिवर्तन हुआ होगा। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ ली। अगर आज की बात करी जाए तो आज एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है और इससे लगभग हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बात होगी आज हमारे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन या लखनऊ समझौता की बात होगी। देखिए क्या था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और क्या हुआ लखनऊ समझौता, इन दोनों चीजों पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगा हमारा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अगर बात करें हमने क्या करा, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, और उसी के साथ साथ हमें जो बात करनी है वो किस पर करनी है, लखनऊ समझौता जो होगा वो लखनऊ समझौता की क्या वजह थी, किसने करवाया, आखिर लखनऊ समझौते में कौन कौन आपस में समझौता करा होगा, लखनऊ समझौता। देखिए हमने जब बात करी थी बंगाल विभाजन की बात, तो हमने बताया था कि मुस्लिम लीग जो है एक पार्टी बन चुकी थी पहले ही। तब हमने कहा मुस्लिम लीग बन गई होगी। उसके बाद ना कांग्रेस पार्टी के बारे में हमने जब चर्चा करी कि कैसे कैसे 1884 में एक INA इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से एक पार्टी थी, या आप संघ की बात कर ले, ठीक है, तो उस वो पार्टी का नाम जो है कांग्रेस के जरिए से हो गया था आपका 1885 में। ये बात हमने अपने पिछले वीडियो में कर ली थी। आगे अगर बात करें तो 1906 में जाके कांग्रेस पार्टी में ना बदलाव देखने को मिला। 1906 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में डिवाइड हो गई। 1906 में एक नरम दल में और एक गरम दल में। जिसमें अगर नरम दल की बात करें तो नरम दल में आपके रास बिहारी घोष थे, ठीक है। तो 1906 की बात सर ने पहली घटना बताई 1906 की। 1906 में जाके हमने देखा ये पार्टी किसमें हो गई, एक तो नरम दल और एक उसी के साथ साथ गरम दल हो गया आपका, नरम दल और गरम दल। और इनकी बात करें तो नरम दल में आप बात करेंगे, सर ने बताया था रास बिहारी घोष थे नरम दल के अध्यक्ष की जो अध्यक्षता करा करते थे। और अगर गरम दल की बात करें तो इनका नाम हो जाएगा लाल बाल पाल, ठीक है, आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा लाल बाल पाल, ठीक है। ये बात हम आगे करेंगे इनके बारे में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और उसके साथ साथ बिपिन चंद्र पाल, ये दो भागों में जो है नरम दल और गरम दल पार्टी जो है अलग अलग हो गई होगी। अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या, 1906 में ये दो प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो गई और दोनों की जो है अलग अलग विचारधाराएं रही होंगी। अब दोनों की विचारधाराएं अलग अलग क्या थी उनके बारे में हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 1906 में ही ना सबसे पहले जब ये दोनों दल अलग हो गए होंगे तो इन दोनों के बीच में एक बैठक होती है। सबसे पहली बैठक आपको ध्यान रखेंगे कि सर ने बताया था कोलकाता में हुई थी, और कोलकाता में जब हुई होगी वो 1906 में हुई, ठीक है। इनका एक अधिवेशन हुआ, इन दोनों के बीच में एक अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ, 1906 में कलकत्ता में हुआ। अब इसमें हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने कहा, सर ने बता दिया हमें कि इन दोनों के बीच में 1906 में एक बैठक होगी, एक अध्यक्षता होगी यहाँ पर, और वो कहाँ पे होगी, कलकत्ता में होगी। अब कलकत्ता में होगी ना तो दोनों ना अपनी अपनी पार्टी की तरफ से एक ना एक अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद वो अपनी बातों को जो है दूसरी पार्टी के सामने रखना पसंद करेगा, यानी एक तरीके से इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर बात करें हमने देखा नरम दल, देखिए नरम दल की तरफ से जो आए वो आए दादा भाई नौरोजी। आप ध्यान रखेंगे कि सर ने बताया था नरम दल की तरफ से कौन आए, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ होगा उसमें नरम दल की बात करें हमने, नरम दल, तो नरम दल में सर ने बताया था दादा भाई नौरोजी आएंगे यहाँ पर, दादा भाई नौरोजी, ठीक। जब दादा भाई नौरोजी आए होंगे तो इनके उपलक्ष्य में तो कोई भी व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी जो है एक मूर्ति के रूप में कार्य किया है इन्होंने, जो हमने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था।
इनके बारे में अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे 1825 में इनका जन्म हुआ था और 1917 में इनका देहांत हुआ है। दादा भाई नौरोजी के समय की बात होगी तो ये कर देंगे आप। अब देखिए नरम दल में जो है ये अध्यक्षता कर रहे होंगे, गरम दल आया होगा, गरम दल ने अपनी 4 मांगे रखी है। ये 4 मांगे आपसे बहुत पूछी जाती हैं, आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे रखी गई। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ है आपका 1906 में, उसमें गरम दल ने अपनी 4 मांगे रखी। तो गरम दल की 4 मांगे आपको याद कर लेनी है, मैं आपको बता रहा हूँ गरम दल की 4 मांगे हैं। क्या क्या है 4 मांगे, उन पर चर्चा कर ली जाएगी। नंबर 1, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने कहा स्वदेशी, मतलब अपने देश की चीजों को अपनाओ और विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। सबसे पहले जो जैसे कि हमने 1905 में भी हमें ये चीज देखने को मिली थी, हमने जब बंगाल विभाजन हुआ था तब भी हमें यही चीज देखने को मिली थी, तब भी हमने गरम दल ने यही बात रखी सबसे पहले कि स्वदेशी चीजें अपनाइए, अपने देश की चीजों का उपयोग करना स्टार्ट कीजिए। ठीक, तो नंबर 1 पर आपको याद कर लेना है कि सर ने बताया था स्वदेशी, और नंबर 2 पर आप याद कर लेना आपका बहिष्कार। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दो, ना केवल अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो, उनके साथ साथ अंग्रेजी जैसे दफ्तर हो गए, कोर्ट हो गए आपके, ठीक है, किसी भी तरीके के स्कूल्स वगैरह हो गए, इन सभी चीजों का बहिष्कार करो। और जब अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दोगे, जब उन्हें आप व्यापार में यानी रोजगारी नहीं दोगे, तो क्या करेंगे, ये अपने आप ही भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। 2 बातें रखी। इसके बाद तीसरी बात पे अगर चर्चा की जाए, आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे तीसरी बात थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इन्होंने कहा हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास ही बच्चों को पढ़ाएंगे, हम क्यों विदेशी इतिहास पढ़ेंगे, ये तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जबरदस्ती, जो हमारा इतिहास है ही ना तो हम उसके बारे में क्यों जानकारी लेंगे। तो नंबर 3 अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बता देंगे, करम दल की एक मांग रही थी नंबर 3 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनानी है। आपको क्या अपनानी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताई है सर ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात होगी। और नंबर 4 पे इन्होंने कहा कि हमारा खुद का अधिकार हो यानी स्वराज हो, हम किसी के अधीन क्यों कार्य करें, हमारी मर्जी होगी तब हम अपने जो है कार्य करेंगे, और हमारा मन नहीं होगा तो हम कार्य नहीं करेंगे, हम इनके लिए क्यों कार्य करें। हमारा खुद का अपना अधिकार हो, हम अपने लिए अपने आप डिसीजन ले सकते हो। ये कौन होते हैं जो हमारे बारे में डिसीजन लेंगे। तो इन 4 मांगों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, 1906 में जाके कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई होगी, नरम दल और गरम दल। नरम दल की तरफ से रासबिहारी घोष को याद रखना है, और गरम दल में लाल बाल पाल करके आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद 1906 में इन दोनों को जो है आपस में मिलाने की कोशिश की गई होगी। कोशिश करने का मतलब एक अधिवेशन हुआ, दोनों की विचारधाराओं को आपस में सुनने के लिए एक अधिवेशन किया गया, जिसमें नरम दल की तरफ से तो दादा भाई नौरोजी आए, और जब ये दादा भाई नौरोजी आ गए होंगे तो गरम दल की तरफ से कोई भी इनके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ है पहले वाले अधिवेशन में, आपको ध्यान रखना। ठीक, गरम दल ने केवल अपनी 4 मांगे रखी हैं दादा भाई नौरोजी के सामने। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अपना देश की जो है चीजें अपनाई जाएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे हम लोग, विदेशी वस्तुओं से हमें कोई मतलब नहीं, हम केवल अपने देश की वस्तुएं अपनाएं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा बहिष्कार जब करना है तो पूर्णतः रूप से ही बहिष्कार करिए, इनके स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कीजिए, कोर्ट कचहरियों का बहिष्कार कीजिए, इनके पास किसी तरीके से ना जाए। लोगों ने इतनी बात में मालूम है आगे चल के इतना बढ़ चढ़ के साथ दिया था इस बात का बहिष्कार का, कि लोगों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया था। लोग आपस में लड़ना बंद हो जाएंगे जब गांधी जी, एक बार जाके आप आगे कहेंगे गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, तो जब गांधी जी ने कहा इस बात का बहिष्कार करने को, तो लोगों ने रियल में ना आपस में लड़ना बंद कर दिया। जैसे कि अगर लड़ेंगे हम तो इनके कोर्ट कचहरी में जाएंगे, और जब लड़ेंगे ही नहीं तो जो है हम कोर्ट कचहरी में जाना बंद कर देंगे। इसके साथ साथ अगर लड़ाई होती भी थी तो ये आपस में सुलझाना पसंद किया करते थे। तीसरे नंबर पे अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करी इन्होंने कि अपनी शिक्षा अपनाओ, इनकी शिक्षा क्यों अपना रहे हो आप, इनकी शिक्षाओं पर नहीं अपनाना है हमें। ठीक, और इन्होंने फिर कहा स्वराज, स्वराज का मतलब हमारा अपना अधिकार हो, हम किसी के आगे क्यों जो है गिड़गिड़ाएं, हम हमारे डिसीजन हमारे अपने हो, हम क्यों इनके डिसीजन पर काम कर रहे हैं। इसके बाद आपका 1907 में एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था आपका कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। देखिए दूसरे अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, ये पूछा जाता है एग्जाम में। 1907 में हुआ है, ये सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाएगा। अब इससे पहले भी ना कुछ घटनाएं घटी हैं, वो घटनाएं समझ लें आप, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी अपने आप। देखिए 1907 सूरत अधिवेशन जो होना था वो सूरत में नहीं होना था ये नागपुर में। कहाँ होना था, नागपुर में होना था। ठीक है, और होना क्या था, इसका जो गरम दल की तरफ से जो उत्तरदायित्व करने वाले थे, नरम दल को पहले से ही पता था कि उत्तरदायित्व जो करेंगे 1907 वाले में, ये करेंगे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को जो है बताया जाता है बहुत ही जो है एक तरीके से उसूल वाले व्यक्ति हुआ करते थे ये। तो इस वजह से इन्होंने ना गोपाल कृष्ण गोखले ने एक चालाकी चली,
इन्होंने चालाकी क्या चली, इस अधिवेशन को नागपुर से उठा के वो सूरत ले गए। और सूरत तब ले गए होंगे तो सूरत भी एक बंबई का हिस्सा ही हुआ करता था। नागपुर, बंबई और आपसे मैं कहूँ सूरत, ये सब जो है एक उधर के आसपास के हिस्से हुआ करते थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने, आप ध्यान रखना गोपाल कृष्ण गोखले लेकर गए हैं इसे, गोपाल कृष्ण गोखले ले गए हैं इसे, है ना। और बनना कैसे था मैंने आपको बता दिया, गोपाल कृष्ण गोखले, और बनना था मैंने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक को बनना था गरम दल की तरफ से। आपके गरम दल का उत्तरदायित्व करता कोई ना कोई। इन्होंने क्या करा, वहां से ना नागपुर से उठा के कहा ले गए, सूरत ले गए। और सूरत ले जाने के बाद इन्होंने एक कंडीशन बना दी कि जहां पर अधिवेशन हुआ करता होगा वहां पर वहां का व्यक्ति कोई भी उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक, तो वहां का कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, बाल गंगाधर तिलक का तो बिल्कुल पत्ता साफ ही कर दिया। अब गरम दल की तरफ से कौन आया, अब आएंगे आपके लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल जो बताया, पहले आने थे बाल गंगाधर तिलक, और इसमें जो अधिवेशन पे अब जो इन्होंने जो कार्यभार संभाला होगा वो किसने संभाला, लाला लाजपत राय ने संभाला। अब ध्यान रखेंगे गरम दल की तरफ से जो है कौन आए, गरम दल की तरफ से आए, गरम दल की तरफ से लाला लाजपत राय। ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी सर ने क्या कहना चाह रहे। गरम दल की तरफ से लाला लाजपत राय आगे आकर खड़े हो गए, अध्यक्षता इन्होंने करना स्टार्ट कर दी। और नरम दल की तरफ से इसमें 1907 में अगर बात करें, आपसे पूछ ले कि नरम दल की तरफ से किसने अध्यक्षता की थी, तो आप तुरंत बता देंगे रास बिहारी घोष ने करी थी, रास बिहारी घोष। ठीक, रास बिहारी घोष के बारे में आपको याद हो जाएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। जब ये 1907 का सूरत अधिवेशन चालू हुआ होगा, स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने के बाद तुरंत लाला लाजपत राय ने जो है, लाला लाजपत राय ने वही मांगे रख दी जो मांगे इन्होंने पहले वाले अधिवेशन में रखी थी। और वही मांगे रखने के बाद क्या करा होगा, देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, इतना बात ध्यान रखना, लाला लाजपत राय आ गए होंगे, आने के बाद जो है अधिवेशन चालू हुआ। अधिवेशन चालू होने के बाद जब मांगे रखी, तो मांग रखने के बाद क्या हुआ, आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, एकदम आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, झगड़ा होना स्टार्ट हो गया उन्हीं मांगों पर। और झगड़ा होने के बाद जो है क्या होगा, कंडीशन ये आए कि ये अधिवेशन पूर्णतः रद्द हो गया, कोई कार्य नहीं हो पाया इस अधिवेशन में। और जब अधिवेशन रद्द हो गया होगा तो दोनों में झगड़े के कारण क्या है, हमेशा के लिए फूट डल गई। और फूट डलने के बाद अब कांग्रेस जो है, जो दो भागों में थी, अब दोनों भाग बिल्कुल अलग अलग हो गए, विचारधाराएं दोनों की अलग अलग हो गई। अब एक साथ मिलकर कार्य करना इन दोनों ने बंद कर दिया। और बताया ये भी जाता है, कहा जाता है, ये किताबें हमें ज्ञान देती हैं इस बात की, कि लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस भी ले लिया उसमें से, अध्यक्षता से तुरंत नाम, जब उन्होंने लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा तो वहां पर इन्होंने, लाला लाजपत राय ने क्या करा, स्वयं ही अपना नाम वापस ले लिया। आप इस बात को याद कर लीजिए। इस तरीके से जब चार मांगे रखी गई होंगी, चारों मांगों पर झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। झगड़ा होना स्टार्ट होने के साथ साथ सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई, और फूट पड़ने से किसे फायदा होगा, अंग्रेजों को फायदा होगा। ठीक, ये था आपका सूरत अधिवेशन, आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जब 1907 की बात है, अब जो है जब घटनाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो लगभग 9 साल बाद, ठीक है, 1907 में अगर हम 9 प्लस कर दे तो 9 वर्ष बाद यानी 1916 में, 1916 में ना एक बार फिर से इसी दोनों दलों को जो है, नरम दल और गरम दल को जो है एक साथ करने की जो है मांग उठी कि क्यों ना हम इन्हें एक साथ कर दिया जाए। एक साथ करने की मांग उठी, और इन पे जो कार्य किया है वो किया है आपका तिलक और एनी बेसेंट ने। अब चौथे नंबर का पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 1916 की घटना बता रहे हैं सर, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर, तिलक प्लस एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर क्या करा, इनने ना एक करने की कोशिश करी। और कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, इसमें तीसरा व्यक्ति भी शामिल हुआ जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये इन्हें जोड़ने की आपस में कोशिश करी। उसका एक कारण था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष हुआ करते थे, और मुस्लिम लीग के साथ साथ अगर बात करें तो ये जो है कांग्रेस में भी इनका कार्य रहा है। ठीक है, कांग्रेस में भी अपने जो है, कांग्रेस में भी इनके जो है अपने जुड़े हुए थे, कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग से भी जुड़े हुए थे, दोनों से जुड़े हुए थे। ठीक, एनी बेसेंट के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो आप बता देंगे आयरलैंड की थी। ठीक है, इन दोनों की कोशिश क्या थी, तिलक की और एनी बेसेंट के दोनों की कोशिश थी नरम दल और गरम दल को एक करना, और ये एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। और इनके साथ में जो साथ दिया है किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है। ये कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। और इस दोनों की जब आपस में ये मीटिंगें करवाई गई होंगी दोनों लोगों के बीच में, तो एक समझौता हुआ इसमें, जिसे हम जो है 1916 के लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। तो 1916 में जो अध्यक्षता की है इसकी, देखिए ये भी बात बता दूं मैं आपको, तो ये ध्यान रखना, यही जो समझौता आपस में कराया होगा, नरम दल और गरम दल का जो समझौता हुआ, तो नरम दल प्लस गरम दल
दोनों आपस में जो कहलाए गए हैं ये लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया है। तो लखनऊ समझौता क्या है, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपको याद हो गई होगी। ठीक है, इसमें कभी कभी अध्यक्ष पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप अध्यक्ष बता देंगे। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, लखनऊ समझौता के अंबिका चरण मजूमदार आपके ये कौन थे, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम बात करें, देखिए नरम दल और गरम दल में दोनों की विचारधाराएं क्या थी, कभी कभी हमें इस बात पर चर्चा करनी होती है। तो आपको मैं 5-6 पॉइंट बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लें उसे। नरम दल क्या किया करता था और गरम दल क्या कहा करता था। देखिए सबसे पहले नरम दल और गरम दल में क्या था। नरम दल कहा करते थे कि ये अंग्रेजों के कार्यों से प्रभावित थे, कि अंग्रेज जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलने दो, पाश्चात्य रहने दिए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले नरम दल क्या सोचता था कि अंग्रेज जो भी कार्य कर रहे हैं भारतीयों के हित में कर रहे हैं, और जैसा चला आ रहा है वैसा ही चला रहने दीजिए, कि यहाँ पर जो है अंग्रेज हमारे ही लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि इनकी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। और गरम दल ये क्या करता था कि हमें भारतीय इतिहास और संस्कृति में विश्वास है, हमारा इन पर कोई विश्वास नहीं है, गोरे लोग कभी भी हमारे सगे नहीं हो सकते। तो पहली बात, नरम दल और गरम दल में दो भागों में डिवाइड करके आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको नरम दल, और इधर आगे आपका गरम दल। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, पाश्चात्य की बात करी, पाश्चात्य। ठीक है, पाश्चात्य की बात हो रही है। इसमें क्या था, अंग्रेजी कार्यों से खुश थे, अंग्रेजों के कार्यों से प्रभावित, इनके कार्यों से बहुत प्रभावित थे। और अगर इनकी बात करें तो ये क्या कहा करते थे, ये क्या करते थे, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति पर विश्वास है हमारा, भारतीय इतिहास प्लस भारतीय संस्कृति पर विश्वास। हमारा कोई विश्वास नहीं है कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों के हित में कार्य नहीं करेंगे, इनका ये मानना था। नंबर 2 पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या बताया सर ने। नंबर 2, ये महारानी के प्रति ना, जो नरम दल की बात करें, ये महारानी के प्रति जो है बहुत ज्यादा निष्ठावान थे। ठीक, और इनका मानना था कि जो ब्रिटिश राज जो है हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप ये ध्यान रखेंगे दूसरे वाले में कि महारानी के प्रति निष्ठावान। ठीक, और इनकी बात करें तो ये कहा करते थे ब्रिटिश राज जो है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ब्रिटिश राज थोपा गया। बात भी सही थी भाई, भारत का कौन सी थोपा गया है हमारे ऊपर। ये लोग व्यापार की दृष्टि से आए थे और धीरे धीरे इन्होंने भारत में इतना अधिकार जमा लिया कि अब जो है ये अपना अधिकार जमाते हैं, हमारा कोई स्वराज नहीं है, हम अपने मन से सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ये सोचा करते थे कि ब्रिटिश न्यायपालिका में इनका बहुत विश्वास रहा है। ठीक, तो नरम दल क्या करते थे कि ब्रिटिश जो न्याय करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, तो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास। ठीक, और इधर की बात करें अगर हम जो है तीसरे पॉइंट में, आप ऐसा करके याद कर लेंगे, इनका जो था, इनका कहना ये था कि ब्रिटिश जो है कभी भी हमारे न्याय प्रति नहीं हो सकते, ये हमेशा भेदभाव करते हैं, भेदभाव के साथ साथ इनकी फूट डालो नीति रहती है, राज करो नीति रहती है। ठीक है, तो इनका क्या मतलब था, इनका मतलब था कि ये क्या करेंगे, फूट डालो नीति है इनकी, फूट डालो नीति। ठीक है, आपको ये याद कर लेंगे। नंबर 4 की बात करें, देखिए इन्होंने क्या कहा कि ये ना भारतीयों के बारे में इन्होंने बात करी। ये लोग माना करते थे कि जो है ब्रिटिश शासन जो है बेस्ट है, ब्रिटिश शासन बेस्ट है, भारतीय अपना जो है कुछ भी नहीं कर सकते, ब्रिटिश शासन बेस्ट है। और ये कहा करते थे कि हमें स्वराज चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, इनकी 4 मांगों में तो है स्वराज था इनका। ये तो ब्रिटिश शासन में विश्वास किया करते थे कि ब्रिटिश जो है शासन बहुत अच्छा चला रहे हैं, भारतीय अपने आप शासन नहीं चला सकते, और ये क्या करते थे कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हम अपने आप शासन चला लेंगे, हम इनसे बेटर शासन चलाकर दिखा देंगे। आगे जाके इसी बात पर संविधान बनने की भी बात होगी आपकी। ठीक है, 1935 में पढ़ेंगे वो चीज को। देखिए इसके साथ साथ नरम दल ये मानता था कि भारतीय जो है इतने परिपक्व नहीं है, इतने जागरूक नहीं है, ये जो है किसी चीज का जो है विरोध करते रहते हैं, बट जो है इसमें इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या मानते थे, भारतीय परिपक्व नहीं है, जागरूक नहीं है, आप ऐसा क्या मान लेंगे। तो इनका मानना था कि भारतीय जागरूक नहीं है, अपने लिए किसी भी प्रकार से जागरूक नहीं, भारतीय जागरूक नहीं। और इनकी बात करें तो इन्होंने ये कहा था
कि ये बहुत जागरूक हैं, जिन पे अगर जैसे जैसे भारतीय पर किसी तरीके से कोई प्रेशर पड़ेगा, कार्य पड़ेगा तो अपने आप कर लेंगे। ये भारतीय क्या है, अपनी सामर्थ्य यानी जनमानने की शक्ति को मानते हैं। ठीक है, तो इनका त्याग पर विश्वास था कि ब्रिटिश शासन को त्याग दे और त्यागने के बाद हम अपने आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे। तो इनका मानना क्या था, जनमानने की शक्ति माना करते थे। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे 5वें पॉइंट में, जनमानने की शक्ति, जनमानने की शक्ति, ये बात भी आपको याद हो गई होगी। 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान आ गए होंगे कि नरम दल और गरम दल की क्या क्या विचारधाराएं थी, आप इस बात को समझ आएंगे। इनका मानना था जो है, इसके साथ साथ अगर हम नरम दल में क्या है, जिस प्रकार हमने इनके विचार पढ़े, उन विचारों से हम आइडिया लगा सकते हैं। इनका मानना रहा होगा कि अहिंसा अपनाओ, और ये क्या किया करते होंगे, गरम दल हिंसा की तरफ को बढ़ते होंगे। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमने बात कर ही ली है कि इन्होंने जो है कह दिया था कि केवल हमें जो है अपनी भारतीय नीति अपनानी है। धीरे धीरे क्या रहा होगा आगे, ये भी ना नरम दल और गरम दल दोनों ही आपस में कमजोर पड़ते चले गए होंगे। कमजोर पड़ने का रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कमजोर पड़ने का कारण क्या था। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बिपिन चंद्र पाल की बात करें और अरविंद घोष की बात करें, दोनों अलग अलग दल वाले व्यक्ति हो गए। अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल दोनों सक्रिय नहीं रहे। सक्रिय नहीं रहने का मतलब है धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती चली गई होगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ इन्होंने काम करना कम कर दिया होगा, दोनों सक्रिय नहीं रहे। इसके साथ साथ अगर बात करें, जनता का भी इन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। ठीक है, और लाला लाजपत राय विदेश चले गए। लाला लाजपत राय जब विदेश चले गए, दो लोग वैसे काम नहीं कर पा रहे, एक व्यक्ति विदेश चला गया जिसमें एक बहुत बड़ा चेहरा था जिसका नाम बाल गंगाधर तिलक कहा करते थे, उन्हें मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये चारों व्यक्ति, लगभग 4 जो इस पूरे प्रक्रिया को चलाने वाले थे, वो जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ चुके थे, और बढ़ने के साथ साथ देखें, और जनता किसी बात से सहयोग दे नहीं रही थी। इस कारण जो है कि दोनों के दोनों नरम दल और गरम दल का स्थायित्व जो है, स्वामित्व बिल्कुल ही खत्म हो गया, किसी तरीके से ही आगे नहीं बढ़ पाए। तो नरम दल और गरम दल की क्या विचारधाराएं थी, किस प्रकार ये खत्म हुए होंगे, किस प्रकार नरम दल और गरम दल आपस में अपने आप ही जो है स्वयं रूप से खत्म हो गई, ये सारी बातें हमने सीखी। हमने देखा कि सूरत अधिवेशन क्या था, वाकई में सूरत में नहीं था, ये नागपुर का था। कैसे कैसे बदला गया होगा, क्या कारण थे बदलने के, और इनमें क्या क्या इनकी विचार दृष्टि थी, ये सारी बातें हमने सीख ली। हमने ये भी देखा इसके साथ साथ लखनऊ समझौता के क्या कारण रहे थे, किन किन ने जो है लखनऊ समझौता को एक करना चाहा, और किसने जो है एक मुस्लिम लीग में साथ काम करते करते कांग्रेस के साथ बेकार किया, ये सारी बातें हमने पढ़ी। हमने देखा लखनऊ समझौता में किसने जो है अध्यक्षता की है, ये सारी बातें हमने सीख ली, और यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन्हीं सभी बातों को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप एग्जाम में, मेरा मानना है कि शायद इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल एक बार फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।